ये सबसे पहले कि फौज में जी सर लाइकवाइज फौज में जो कोर्ट मार्शल हैं वो कितने किस्म के होते हैं और ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है ये कितना मुख्तलिफ होता है? असल में आर्मी में 3 किस्म के कोर्ट मार्शल होते हैं। एक होता है समरी कोर्ट मार्शल, ये जो यूनिट के कमांडिंग अफसर हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ये हवालदार तक के रैंक के जो लोग हैं अगर वो कोई जुर्म करें तो वो उधर ही समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करके उसका ट्रायल कर देते हैं और इनके पास 1 साल की सजा और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का इख्तियार होता है। इसके खिलाफ भी आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में अपील दायर की जा सकती है। इसके बाद जो दूसरा कोर्ट मार्शल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल है, उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। और तीसरा है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, ये बिल्कुल इसके इख्तियारात हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के इख्तियारात इनके पास होते हैं। दे कैन अवार्ड डेथ सेंटेंस और पूरा ट्रायल उसी तरह होता है जैसे हमारी सिविल कोर्टों में ट्रायल होता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जैसे हमारे यहाँ सेशन जज के पास एट ए टाइम 20 मुकदमे चल रहे होते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ किसी एक जुर्म के ऊपर किसी एक फर्द के लिए ये कोर्ट बनाई जाती है। जो कमांडिंग फॉर्मेशन कमांडर होते हैं उनके पास एविडेंस उन्हें भेजी जाती है कि ये एविडेंस है, ये हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। उस इंक्वायरी के ऊपर वो ऑर्डर करते हैं कि इसकी समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। समरी ऑफ एविडेंस क्या होता है कि ये ओथ पर हलफ के ऊपर हर विटनेस आके बयान देता है और मुल्जम की मौजूदगी में बयान देता है और मुल्जम को हक होता है वो क्रॉस एग्जामिन करे। इस तरह एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है, खुलासा बन जाता है कि ये इनके खिलाफ एविडेंस है। उस एविडेंस को देखकर जो अफसर है जिसने वो समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड की होती है वो चार्जशीट ड्रा करता है कि जनाब ये जुराइम है जो आर्मी एक्ट के तहत इसके खिलाफ बनते हैं। अब वो चार्जशीट पे भी साइन कमांडर फॉर्मेशन कमांडर करते हैं और कर देते हैं कि इसका FGCM होना चाहिए। उसके बाद वही फॉर्मेशन कमांडर कोर्ट तश्कील देते हैं। कोर्ट में अमूमन एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स होते हैं और तीसरा जो चौथा आदमी है वो जज एडवोकेट जनरल का एडवाइजर होता है कोर्ट का, जिसने देखना है कि ये ट्रायल कानून के तकाजों को पूरा कर रहा है और कानून के तकाजों के मुताबिक चल रहा है। इस तरह ये कोर्ट बन जाती है और इसमें उसी एक मुल्जम को या एक से ज्यादा अगर मुल्जम है तो उन सब के नाम लिखे होते हैं और उनकी साथ चार्जशीट लगी होती है और वो ट्रायल शुरू हो जाता है। और जब तक ये ट्रायल मुकम्मल नहीं होता वो किसी और का ट्रायल नहीं करते। किसी मुल्जम का अगर अभी एक मुल्जम है, इनके साथ अगर 4-5 और लोग होते तो उनकी भी यही कोर्ट होती, एक ही दफा ट्रायल होता। लेकिन क्योंकि अभी जो चार्जशीट हमने देखी है ISPR ने जो रिलीज किया है उसमें फैज हमीद साहब पर ही चार्जेस हैं सारे, एक ही इनकी कोर्ट होगी और वो कोर्ट जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं करेगी वो कोर्ट फंक्शन करती रहेगी। और इसी तरह वहां इनको पहले दिन जब इनकी प्रेजेंस हुई तो इनको टाइम दिया गया कि आप अपने काउंसिल का अरेंज करें कि इट इज राइट। ये आर्टिकल 10 और 10A अभी आइन का आ चुका है जिसमें काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस और दूसरा राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो प्रोसेस है वो फॉलो होगा और उसके बाद वो जो भी फाइंडिंग होगी वो नॉर्मली FGCM अनाउंस नहीं करता अपनी फाइंडिंग्स। वो फाइंडिंग दोबारा फॉर्मेशन कमांडर को भेजते हैं जिसको कन्वीनिंग अथॉरिटी कहते हैं। वो एविडेंस को देख के कंफर्म कर देते हैं। जब कंफर्म होता है तो फिर प्रोमलगेशन हो जाती है, ऐलान कर दिया जाता है कि ये सजा सुना दी गई है या बरी कर दिए गए हैं, जो भी सूरत हाल हो। उसके बाद फिर अगर अफसर का केस है जैसे फैज साहब का केस है, इसकी कंफर्मेशन या फाइनल अप्रूवल फिर आर्मी चीफ देते हैं और उसके बाद ही हैड अ राइट टू फाइल एन अपील विद इन 40 डेज बिफोर आर्मी कोर्ट ऑफ अपील। अगर ये इसमें जैसे इनके प्रेसिडेंट पता चला है क्योंकि मेजर जनरल साहब हैं तो जो आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है उसके हेड कोई लेफ्टिनेंट जनरल होंगे और इसी तरह वो प्रोसेस फिर चलेगा। सही है। अच्छा खान साहब ये फरमाएं कि ये इसमें कोई ऐसी पाबंदी या कोई रिवायत नहीं है कि जो जिस रैंक का अफसर होगा अदालत का सरबराह उससे बड़े रैंक का हो और बराबर के रैंक का भी हो सकता है, कम तर रैंक का भी हो सकता है? असल में वहां जो लिखा हुआ है वो ये है, कानून में ये दिया गया है एक रास्ता, उसमें लिखा हुआ कि प्रेफरेबली ही शुड बी सीनियर टू द अक्यूज्ड। अच्छा, प्रेफरेबली अगर अवेलेबल हो। जाहिर है अगर ये लेफ्टिनेंट जनरल है तो अगर आर्मी अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल को डिटेल करती है प्रेसिडेंट तो फिर इनकी कोर्ट ऑफ अपील कौन सुनेगा? जाहिर है कोर्ट ऑफ अपील का प्रेसिडेंट शुड बी सीनियर फ्रॉम द FGCM प्रेसिडेंट। तो नॉर्मली यही होता है। इट इज नॉट मैंडेटरी नहीं है कि सीनियर भी हो। अब तक जितने कोर्ट मार्शल हुए हैं ना पाकिस्तान में जनरल ऑफिसर्स के भी, ये पहला कोर्ट मार्शल नहीं है, उन सब में मेजर जनरल ही हेडिंग थे। जैसे जनरल अब्बासी का कोर्ट मार्शल हुआ तो उसके हेड भी मेजर जनरल थे।
उसके बाद जनरल जावेद इकबाल का, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल का कोर्ट मार्शल हुआ, उसके हेड भी मेजर जनरल थे। ब्रिगेडियर रिजवान का कोर्ट मार्शल हुआ, उसके हेड भी मेजर जनरल ही थे। अच्छा, ये फरमाएं कि प्रेफरेबली है, उसमें मैंडेटरी नहीं होता क्योंकि मिल नहीं सकता ना जी। आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे अफसर, और एक मेजर जनरल इज अवेलेबल और वो उसको हेड बना दिया जाता है और 2 मेंबर्स होते हैं जी। बिल्कुल। इस तरह करके अच्छा, ये फरमाइए कि आपने फरमाया कि जो गवाहान होंगे उन्होंने ऑन ओथ वो इल्ज़ामात लगाए होंगे, उनकी तस्दीक की होगी, लेकिन क्या जो मुल्ज़िम है वो भी अपने गवाहान पेश कर सकता है? और वो बिल्कुल उसको राइट दिया जाता है। अच्छा, जब ये इनके खिलाफ ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, समरी ऑफ एविडेंस में भी बताया जाता है कि अगर आप अपना को गवाह लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, कोई बयान देना चाहते हैं अपने हक में तो बयान दे सकते हैं। अच्छा। और यही ट्रायल में, जब ट्रायल जैसे सिविल में होता है, सेशन जज के पास जब प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो जाती है तो मुल्ज़िम से पूछा जाता है कि आप अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, वो बयान रिकॉर्ड करा देता है। साथ पूछा जाता है आप अपने दिफा में कोई गवाह लाना चाहते हैं, वो अपने दिफा में लिस्ट दे देता है और वो गवाह आ जाते हैं। यहाँ भी उसी तरह ही होगा, सेम प्रोसेस इज देयर। ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका तकाजा भी यही है कि मुल्ज़िम को अपना बयान भी देने का हक है और अपने गवाहान और अपने डिफेंस में भी जो चीज वो लाना चाहें वो लाने का हक है, और तभी इंसाफ होगा। क्योंकि इंसाफ कोई भी आदमी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैज हमीद और एनीबॉडी एल्स, जस्टिस मस्ट बी डन और जस्टिस नजर आना चाहिए कि इंसाफ उसके साथ हुए। अच्छा, और मेरा ख्याल है दी आर्मी विल इंश्योर दिस थिंग कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये ऐसा केस है कोर्ट ऑफ अपील में भी जाएगा और हो सकता है दे मे गो टू द हाई कोर्ट आल्सो। तो इसलिए पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और जो किताब में दिया उसी के तहत ही ट्रायल होगा। जी अच्छा, ये बताएं कर्नल साहब कि अब जो चार्जशीट है उसके मुताबिक जो जनरल फैज़ हैं उन्होंने जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की, वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, ये तो चार्ज है उन पे। लेकिन अगर इसमें कोई शरीक मुल्जिम है, क्या वो भी इसी ट्रायल के दौरान उसको पेश किया जाएगा, या ये जब डिटरमिन हो जाएगा और उसके बाद पता चलता है कि उनके साथ और कौन कौन शरीक था और वो सिविलियन है, तो उसके ट्रायल का तरीक़ाकार क्या होगा? असल में तरीका होता यही है कि जब ये ट्रायल शुरू होगा, एविडेंस आएगी और बाज़ औक़ात एक गवाह ने एक बयान दिया हुआ है, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिन आप करते हैं तो बेशुमार और चीजें आ जाती हैं जो पहले रिकॉर्ड पर नहीं होती, और उसके अंदर अगर कुछ और लोगों के नाम आ जाते हैं तो ये कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ये कोर्ट इसी का ट्रायल मुकम्मल करेगी। अच्छा, लेकिन वो जो रिकॉर्डेड एविडेंस होगी उसके ऊपर वो रिकॉर्डिंग एविडेंस जब कंपिटेंट अथॉरिटी को पेश की जाएगी उसके ऊपर वो ऑर्डर कर सकते हैं कि फला फला आदमी जिसका इस केस में जिक्र आ चुका है उसका भी ट्रायल होना चाहिए, वेदर ही इज अ सिविलियन और नॉट। बिकॉज ये जनरल अयूब खान ने एक आर्मी एक्ट में तरमीम की थी कि आर्मी के पास 21D के तहत सिविलियन का भी ट्रायल करने का इख्तियार है, तो वो आ जाएगा उसके अंदर। और खुद अपने खान साहब के मुबारक जमाने में 29 सिविलियन का ट्रायल हुआ, खुफिया ट्रायल किया गया, और उसमें से 3 आदमियों को सजाए मौत दी गई, बाकियों को उम्र कैद। वो हमने चैलेंज कर दिया हुआ, हाई कोर्ट में भी वो चैलेंज है और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी वो पेंडिंग है केस इस वक्त। खान साहब वज़ीर आज़म थे और इनके साथ उसमें हमने फैज हमीद और जनरल कमर बाजवा को भी पार्टी बनाया हुआ, क्योंकि उनमें से काफी सारे लोग थे जिनको फैज हमीद ने बाकायदा अगवा करके उनके ट्रायल करवाए।